जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद कुमार ओझा सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा 12th एमपी बोर्ड जो एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको उनके लिए जो है हाल ही में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसके हिसाब से क्लासेस चल रही हैं। तो इन क्लासेस में साथियों हमने एनिमल हस्बेंड्री जो है 10 टॉपिक कवर कर लिए थे। 10 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उनमें हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे हैं। सारे जो है आपके एज इट इज जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से सारी की सारी क्लासेस जो है डिजाइन की गई हैं। यदि आपने इससे पहले की जो है 10 क्लास नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिएगा। सारी की सारी जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे रखी है, वहां आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। वहां आपको एनिमल की ही नहीं बल्कि क्रॉप प्रोडक्शन की भी सारी क्लासेस मिलेंगी। वहां आपको जो है आपके एलिमेंट्स ऑफ साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की भी सारी क्लासेस मिलेंगी। ये सारी की सारी क्लासेस जो है आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेंगी, है ना। तो आइए साथियों, आज हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का 11 टॉपिक है, वो है डेयरी प्रोडक्ट फर्स्ट, डेयरी उत्पाद फर्स्ट। ठीक है। क्या है? डेयरी प्रोडक्ट फर्स्ट। ये जो डेयरी प्रोडक्ट फर्स्ट है इसमें हम पढ़ेंगे उच्च वसा युक्त डेयरी उत्पाद, यानी कि ऐसे डेयरी के उत्पाद जिनमें फैट अधिक मात्रा में होता है ना। इस टॉपिक से आपका जो है 4 नंबर का ये टॉपिक है। इस 4 नंबर के टॉपिक में से आपको जो है 1 नंबर का एमसीक्यूज आएगा, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी बेस लिखने को। ठीक है। तो कैसे कैसे यहाँ से जो है एमसीक्यूज बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो सारे की सारे क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से जो है ये चैप्टर क्लियर हो सके और आप जो है एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सको, है ना। यदि हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है कि मक्खन का स्वाद किस कारण से होता है। मक्खन यानी कि बटर की बात कर रहा है भाई, है ना, कि मक्खन का स्वाद किस कारण से होता है। तो मक्खन का स्वाद होता है डाई एसिटाइल के कारण, है ना। ये जो डाई एसिटाइल है, दूध में एक जो है केमिकल पाया जाता है साइट्रेट। इस साइट्रेट के टूटने पर ये जो है डाई एसिटाइल बनता है ना। तो किसके कारण होता है? डाई एसिटाइल के कारण जो है मक्खन में फ्लेवर आता है, स्वाद आता है, ठीक है, टेस्ट आता है, ठीक है। और मक्खन के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो वही बात है भाई, फ्लेवर की पूछ रहा है, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, तो उसके लिए डाइएसिटाइल है ना। तो दोनों के लिए डाइएसिटाइल ही है, चाहे फ्लेवर की पूछे या टेस्ट की पूछे, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि मक्खन में सुगंध या फ्लेवर, एक ही क्वेश्चन है, डाइएसिटाइल के कारण आती है, ठीक है। मंथन करते समय क्रीम में कितनी अम्लता होनी चाहिए? कहने का मतलब ये है कि जब हम मक्खन बनाते हैं तो मक्खन बनाने के लिए हम जो क्रीम है उसका यूज करते हैं, तो उसमें जब चरनर के फॉर्म में हम उसका यूज करते हैं, मंथन करते हैं, उसको चर्न करते हैं, तो उसमें अम्लता कितनी होनी चाहिए, ये बात हो रही है ना। अब मक्खन कैसे भाई क्रीम से? तो मक्खन बनाने की 2 मेथड होती हैं, हमने आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हुई तो मैं बता देता हूं। एक तो होती है देसी विधि और दूसरी होती है क्रीम विधि। देसी विधि से मक्खन कैसे तैयार करते हैं, जैसे हम घरों में तैयार करते हैं, वो देसी विधि है। पहले हम दूध को गर्म करते हैं, फिर जो है उसको ठंडा करते हैं, उसके बाद फिर उसमें जामुन मिलाते हैं, जामन स्टार्टर, है ना। उसके बाद फिर दही जम जाता है, दही जमने के बाद उसको चन कर लिया जाता है। चन उसको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं 30 से 40 मिनट के लिए। उसके बाद फिर वहां से जो है मक्खन हमको प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक मेथड होती है क्रीम से। क्रीम से मक्खन बनाने की जो मेथड होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, साइंटिफिक मेथड यही होती है। इसमें कैसे बनाया जाता है? तो इसमें जो है हम क्रीम लेते हैं। अब क्रीम जो हम लेते हैं उसका जो है स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मानकीकरण करते हैं। हम जो क्रीम लेंगे उसमें कम से कम, अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मानकीकरण क्या होता है कि किसी भी चीज का हम यदि उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कम से कम इतनी इतनी मात्रा तो होना ही चाहिए। तो हम मक्खन बनाने के लिए जो क्रीम ले रहे हैं उसमें कम से कम 30 से 40% बसा होनी चाहिए, उसमें एसिडिटी जो है लगभग 0.3% होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है अम्लता कितनी परसेंट होनी चाहिए, तो 0.2 से 0.3%, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण है। तो जग जाहिर है गाय के दूध का पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है। उसके बाद फिलिंदी ब्लैंक्स आते हैं। फिलिंदी ब्लैंक्स की हम बात करें तो क्रीम लेयर मोटाई किस पर निर्भर करता है? क्रीम की जो मोटाई होती है वो किस पर निर्भर करती है भाई? तो क्रीम की मोटाई निर्भर करती है फैट पे या वसा पे। किस पे? फैट पे या वसा पे, है ना। दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? तो दूध में यदि हम वसा की बात करें तो ये गोलकाओं के रूप में पाई जाती है, छोटे छोटे गोलों के रूप में, है ना। और इसका जो साइज होता है दूध में वो 2 से 5 माइक्रोन के लगभग होता है ना। गाय के दूध में वसा गोलिकाओं का आकार 2 से जो है 3 माइक्रोन होता है। भैंस के दूध में वसा गोलिकाओं का आकार 3 से 5 माइक्रोन होता है। और बकरी के दूध में वसा गोलिकाओं का आकार 1 से 2 माइक्रोन होता है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भैंस के दूध में वसा गोलिकाओं का आकार बड़ा है, 3 से 5 माइक्रोन है। इसी वजह से भैंस का दूध जो है डाइजेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है। जबकि बकरी का दूध जल्दी पच जाता है, जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें वसा गोलिकाओं का आकार कम है, 1 से 2 माइक्रोन है। ठीक है। तो हमसे यह क्या पूछ रहा है कि दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? तो गोलिकाओं के रूप में। किस रूप में? गोलिकाओं के रूप में। ठीक है। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो घी में। किस में? घी में। क्रीम का रंग पीला किस कारण से होता है भाई? तो मैं आपको बता दूं क्रीम का जो पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है एवं जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल एक पिगमेंट होता है जो पीले रंग के लिए, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो जेंथोफिल है, कैरोटीन और जेंथोफिल। क्रीम मथने के लिए यंत्र का उपयोग करते हैं। मथन नाम से ही सीधे सीधे लग रहा है मंथन यानी कि चरनर, है कि नहीं। मंथन मतलब क्या होता है? चरण करना होता है। अब चरण किससे करेंगे? चरनर के द्वारा, है ना। तो क्या आ जाएगा? चरनर। ठीक है। क्रीम मथने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? चर्नर का। जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको चर्नर कहते हैं। ठीक है। बटर वर्कर में मक्खन से पानी निकालने हेतु क्या मिलाया जाता है भाई? नमक। अब ये नमक क्यों मिलाते हैं? क्योंकि एसिडिटी को कम करना होता है, अम्लता को कम करना होता है। जब हम जो है मक्खन को निकालते हैं तो उसमें जो है पानी भी आता है साथ में, छाछ जिसे अपन बोलते हैं, है ना। तो अब उसको निकालना होता है तो उसके लिए जो है एसिडिटी को कम करना होता है तो नमक मिलाया जाता है। एक तो नमक मिलाने से एसिडिटी कम हो जाती है, साथ में जो है स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है ना। और फिर टेस्टी भी होता है मक्खन। तो इन सब कारणों की वजह से जो है इसमें नमक मिलाया जाता है ना। तो क्या आएगा आंसर? बटर बर्गर में मक्खन से पानी निकालने हेतु क्या मिलाया जाता है? नमक। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मक्खन में नमक मिलाने का कारण समझाइए, है ना। ये 3 नंबर का यहाँ से एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर की एमसीक्यूज आएगी। तो एमसीक्यूज में हमने जो है देख लिए हैं 1 नंबर के लिए। अब हम बात करें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो कि 3 नंबर का आपका आएगा। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि हम जो मक्खन में नमक मिलाते हैं उसका कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मक्खन में जो नमक मिलाने का काम क्या है, नमक क्यों मिलाते हैं। ये एक तो जो है एसिडिटी को कम करती है, अम्लता को कम करती है, साथ में ही भंडारण क्षमता बढ़ाती है, टेस्टी बनाती है ना, रक्षक का काम करती है। और नमक की कितनी मात्रा मिलाते हैं? तो लगभग 2 से 2.5% मिलाते हैं। कितनी मिलाते हैं? 2 से 2.5%। 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, दोनों स्थिति दे रखी है तो 2 को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है ना। तो 2 से 2.5% मिलाते हैं। मोर करेक्ट है 2%। ठीक है। तो यही सब लिखा हुआ है कि मक्खन में नमक मिलाने का कारण क्या होता है। तो मक्खन में जो है अ, मक्खन का जो जल होता है उसकी प्रतिशत को कम करना होता है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। अब जीवाणु निष्क्रिय होंगे तभी तो अपन उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो बात एक ही है ना। मक्खन में अम्लता नहीं बढ़ पाती, अम्लता को तो जो है अपन एसिडिटी को ही तो कम करने के लिए जो है इसका उपयोग कर रहे हैं। साथ में इसको जो है टेस्टी एवं फ्लेवर्ड बनाना भी इसका उद्देश्य है ना। तो यही सब है, यही सब यहाँ लिखा हुआ है। थ्योरी बेस देखें हम, है ना। तो जो मैंने बोला है उस तरीके से भी आप लिख सकते हो तो पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सीधी भाषा में मैंने आपको समझाया है। ये जो लिखा हुआ है वो किताबी भाषा है, बात एक ही है दोनों की, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मक्खन के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए कि भाई मक्खन जो है किस किस काम में आता है। तो मक्खन जो है सॉस में चटनियों के निर्माण में भी काम आता है और दूसरा जो है आइसक्रीम एवं घी बनाने का भी काम आता है ना। तो ये जो है मक्खन के 2 उपयोग हैं जो कि आपको याद रखना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मक्खन में ओवररन से आप क्या समझते हैं। अब मक्खन में ओवररन से बात क्या, वही ओवररन क्या होता है, तो सीधी सीधी बात, वसा के अतिरिक्त, फैट के अतिरिक्त मक्खन में जो भी पदार्थ होगा वो सब उसका ओवररन कहलाता है। ठीक है। अब ओवररन जो है मक्खन में कितना होता है, तो 15 से 20% ओवररन होता है, क्योंकि मक्खन में फैट कितना होता है, मक्खन में फैट होता है मिनिमम एफपीए के अनुसार। एफपीए क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ये एक कानून है जिसके अनुसार जो है कम से कम मक्खन में 80% फैट होना चाहिए, और जो है इसके अलावा जो है हम जो है 16% इसमें अधिकतम जो है मॉइस्चर होनी चाहिए 16%। ठीक है। और 4% में इसमें अदर पदार्थ आती हैं, जैसे थोड़ा बहुत दही वगैरह हो जाता है, नमक वगैरह हो जाता है। तो ये जो सब चीजें हैं वो 4% में आती हैं, अदर मटेरियल। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फैट के अतिरिक्त जो भी पदार्थ है वो उसका ओवररन ही हुआ, ओवररन ही होता है। तो फैट 80% है तो ओवररन कितना होगा, 15 से 20% होगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। तो यही सब लिखा हुआ है कि मक्खन बनाने में प्रयोग होने वाली वसा की मात्रा तथा उससे तैयार मक्खन की मात्रा में जो अंतर होता है उसे ओवररन कहते हैं। किताबी भाषा को ध्यान में ना देते हुए सिर्फ मेरी बात को सुने कि फैट, मक्खन में फैट के अलावा जो भी होता है वो सब उसका ओवररन होता है। अब ओवररन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मक्खन में ओवररन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि मक्खन की मात्रा, कैसे, कि मक्खन की मात्रा माइनस उसमें जो उपस्थित वसा की मात्रा माइनस जो है, सॉरी, ठोस पदार्थों की मात्रा, ठोस पदार्थों की मात्रा अपॉन ठोस पदार्थों की मात्रा इंटू 100। फार्मूला ये है। फार्मूला याद ना रखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लो तो भी चल जाएगा। यदि 3 नंबर में क्वेश्चन आया है, 3 नंबर का ही आएगा, यदि ये पूछा है तो आपको फार्मूला भी लिखना है। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं उच्च वसा युक्त डेयरी उत्पाद कौन कौन से हैं। उच्च वसा युक्त डेयरी उत्पाद, नाम से ही लग रहा है कि ऐसे डेयरी प्रोडक्ट जिनमें फैट ज्यादा हो, है ना। तो यदि हम बात कर रहे हैं उच्च वसा युक्त डेयरी उत्पादों की, तो खोआ है भाई, है ना। पहला है खोआ। खोआ में फैट कितना परसेंट होता है, तो यदि खोआ की हम बात करें तो गाय के दूध से भी खोआ खोआ बनाया जाता है और भैंस के दूध से भी खोआ बनाया जाता है। गाय के दूध से हम जो खोआ बनाते हैं उसमें फैट होता है 25.7%। ठीक है। और भैंस के दूध से हम जो खोआ बनाते हैं उसमें लगभग जो है 37.1% के समथिंग जो है फैट होता है, मतलब फैट की मात्रा ज्यादा होती है। फिर कंडेंस्ड मिल्क आता है, रबड़ी आती है। रबड़ी में फैट की मात्रा की यदि हम बात करें तो लगभग 20% होती है, और इसमें मॉइस्चर होता है जो है 30%। ठीक है। प्रोटीन होता है इसमें 10%, लैक्टोज होता है इसमें 17%, और मिनरल्स होता है इसमें जो है 3%। इसके अलावा टीएसएस भी पूछे तो टीएसएस होता है इसमें 70%। अब खोआ की यदि हम बात करें तो खोआ जो है गाय के दूध से भी बनाया जाता है, भैंस के दूध से भी बनाया जाता है। अब गाय के दूध के खोआ में हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली, फैट की बात कर ली है। फैट कितना होता है 25.7%। लैक्टोज की बात करें तो कितना होता है 25.5%। और ये उसके अलावा हमारा जो है फैट हो गया, मॉइस्चर की यदि हम बात करें तो इसमें होता है 25.6%। ठीक है। अब यदि हम बात करें, वैसे इतना ज्यादा डाटा आपको याद नहीं रखना है, इतना ही ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग ज्यादा। ठीक है। फिर है पनीर, क्रीम, मक्खन, घी और खीर, ये याद रख लेना। ठीक है। अब हम बात करते हैं घी में उपस्थित अम्लों के नाम लिखिए, यानी कि कौन कौन से जो है अम्ल घी में उपस्थित होते हैं। फिर है घी के संगठन को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम बताइए, या घी में पाए जाने वाले 4 अम्लों के नाम बताइए, घी के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। देखो, तीनों प्रश्न है, आंसर एक ही है, चाहे क्वेश्चन को इस फॉर्म में पूछे, इस फॉर्म में पूछे या इस फॉर्म में पूछे, आंसर यही देना है, एक, है ना। तो घी में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन से हैं, तो घी में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, कैप्रोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। कैप्रोलिक अम्ल पाया जाता है, माइरेस्टिक अम्ल पाया जाता है, पोमेटिक पाया जाता है, और ओलिक एसिड पाया जाता है। ये सारे की सारे अम्ल जो है घी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है घी के संगठन को प्रभावित करते हैं। इन्हीं को हम बोल सकते हैं घी का जो कंपोजिशन है, संगठन है, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं ये। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं घी के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। घी बनाने की विधि, सीधी सीधी बात है,
जैसे हम घी बनाते हैं, ये भी इसके संगठन को प्राप्त होता जो है प्रभावित करता है। कैसे? एक तो मेथड होती है देसी विधि, दूसरी मेथड होती है क्रीम से मक्खन बनाने की मेथड, दूसरी होती है घी बनाने की विधि, जो है क्रीम से डायरेक्ट ही हम घी बना सकते हैं, और एक और होती है जो है पूर्ण स्थानांतरण विधि, है ना, स्तरण विधि, है ना। तो ये जो मेथड होती हैं उनमें हम अलग अलग यदि विधि से घी बनाते हैं तो उसका कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। जैसे हम देसी विधि से यदि घी बनाते हैं, देसी विधि से कैसे बनाते हैं, जैसे हम घरों में बना रहे हैं वैसे ही जो है विधि है, और सर्वाधिक जो है इसी मेथड का यूज किया जाता है घी बनाने में, देसी विधि का। ठीक है, इसमें हम जो घी बनाते हैं उसमें हमको वसा प्राप्त होती है 80 से 83%। यदि हम बना रहे हैं जो है पहले घी से हम क्रीम निकाल रहे हैं, क्रीम से मक्खन निकाल रहे हैं, तो इस मेथड को बोलते हैं क्रीम मक्खन विधि। इस विधि से यदि हम घी बनाते हैं तो हमें वसा प्राप्त होती है 92 से 98%। फिर है डायरेक्ट जो है क्रीम से घी बनाना, इस मेथड से यदि बना रहे हैं तो हमें जो है फैट प्राप्त होती है लगभग जो है 92 से 3%। इस तरीके से जो है अलग अलग मेथड से अलग अलग कंपोजिशन प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि घी बनाने की विधि भी जो है घी के संगठन को प्रभावित करती है। उसके अलावा दूसरा है घी के संग्रह का समय, यानी कि उसको स्टोरेज करने का टाइम क्या है, कम टाइम है कि शॉर्ट टाइम है कि लॉन्ग टाइम है, तो वो चीज भी जो है घी के संग्रह घी के कंपोजिशन को प्रभावित करती है। उसके बाद है पशु की नस्ल, पशु के ब्याने का समय, या पशु का चारा दाना, मौसम, ये सब भी जो है घी के संगठन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि यदि पशु को अच्छा चारा देंगे तो फिर जो है दूध भी अच्छा देगी, जो है भसा गुलिकाओं का आकार अच्छा होगा, घी भी बढ़िया दानेदार प्राप्त होगा और अच्छी फैट होगी, है ना। मौसम का भी प्रभाव पड़ता है ना, पशु हो या इंसान हो सब पे मौसम का प्रभाव पड़ता ही है। तो ये सब चीजें जो है घी के संगठन को प्रभावित करती हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद है क्रीम क्या है, क्रीम के मानकीकरण के दो उद्देश्य लिखिए या क्रीम की परिभाषा दीजिए, उसका संगठन भी बताइए। अब यहां लिखा हुआ है क्रीम दूध का वह भाग है जिसमें वसा की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। देखो, ये तो ठीक है, एक सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं क्रीम क्या होती है। जब हम दूध को रख देते हैं, स्थिर रख देते हैं, स्थायी रूप से रख देते हैं, तो कुछ समय बाद हम एक ऊपर क्रीम के ऊपर एक मोटी परत हमें दिखाई देती है ना। उसी को मलाई बोल लो या क्रीम बोल लो। इसमें जो है वसा की मात्रा कम से जो है 30 से 50% होती है। कितनी होती है? 30 से 50% होती है ना। तो अपने सीधे सीधे सिंपल शब्दों में भी लिख सकते हो, है ना। इसमें हिलाते डुलाते कुछ नहीं है, उसको स्थिर रख देते हैं दूध को, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि क्रीम दूध का वह भाग है जिसमें वसा की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी आप लिख सकते हो। या फिर अपनी देसी भाषा में भी जो है इसको बनाकर लिख सकते हो, गर्म करने के बाद जो है ठंडा करने के लिए रख देते हैं, तो एक जो परत होती है वो दूध के ऊपर मोटी परत बन जाती है, जिसको हम मलाई बोलते हैं या क्रीम बोलते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें वसा की मात्रा जो ऑन एवरेज यदि देखें तो 30 से 50% होती है ना। तो रटना नहीं है, चीजों को समझना है ना। यदि इसके कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन इसमें वाटर कितना होता है 65 से 65.6%। फैट की बात करें तो 26% होता है। केसिन की बात करें तो 3% होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बात करें तो 0.8% होता है। खनिज पदार्थों की बात करें तो 0.6% होता है। और लैक्टोज की यदि बात करें तो 4.2% होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मक्खन। मक्खन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई। मक्खन की परिभाषा लिखिए, मक्खन बनाने की देसी विधि की 4 हानियां लिखिए। अब मक्खन क्या होता है भाई, तो जनरली मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मक्खन वह पदार्थ होता है जिसमें पीएफए के अनुसार कम से कम वसा की मात्रा 80% होनी चाहिए, और जो है मॉइस्चर अधिक से अधिक 16% होना चाहिए, ठीक है। और ओवररन इसमें जो है 15 से 20% होता है ना। वह दुग्ध पदार्थ है जो गाय, भैंस तथा अन्य स्तनधारी पशुओं के दूध या क्रीम को मथने से प्राप्त होता है। अब जो मक्खन बनाने की विधि होती है वो भी 2 विधि होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक तो जो है दही से बनाते हैं और दूसरा क्रीम से बनाते हैं। दही से बनाने वाली विधि वही देसी विधि होती है जैसे घरों में बनाते हैं, और एक क्रीम से बनाते हैं। क्रीम से मक्खन बनाने की विधि एक तरीके से वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इसमें क्या होता है, क्रीम का मानकीकरण किया जाता है, सबसे पहले स्टैंडर्डाइज किया जाता है। स्टैंडर्डाइज मतलब कि कम से कम ये इतनी मात्रा में तो जो है उसमें फैट होना चाहिए। तो हम जिस क्रीम का उपयोग कर रहे हैं उसमें कम से कम 30 से 40% फैट होना चाहिए। एसिडिटी उसमें 0.3% होना चाहिए, है ना।
उसके अलावा फिर क्या किया जाता है, हमने जो क्रीम का स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया, मानकीकरण कर लिया है, फिर इसको जो है हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो है हमको जो है मक्खन प्राप्त होता है। ये सब देसी प्रोसेस होती हैं। तो यदि हम बात करें तो इसमें जो है दुग्ध वसा के अतिरिक्त अन्य दूसरे पदार्थ जैसे पशु चर्बी, मोम एवं वनस्पति घी उपस्थित नहीं होने चाहिए, है ना। मक्खन में 80% से कम तथा 20% से अधिक अन्य पदार्थ जैसे कि पानी, नमक तथा एनोड रंजक नहीं होने चाहिए। पानी की मात्रा 16% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही देसी भाषा में सीधी सीधी लिख दो आप तो कि इसमें कम से कम वसा 80% होनी चाहिए और पानी अधिक से अधिक मॉइस्चर जो है 16% होनी चाहिए, बस। ठीक है, ये है। अब हम बात करते हैं देसी विधि से हानियां क्या होती है मक्खन बनाने के लिए। तो देसी विधि से हानियों की यदि बात करें तो क्या क्या डिमेरिट होते हैं कि दूध को सुबह से शाम तक हांडी में उपलों की आग पर गर्म होने दिया जाता है, इसलिए दूध में धुएं का प्रवेश हो जाने से मक्खन में धुएं का श्वास भी पैदा होता है। हमने कहा देसी विधि से जो है हम मक्खन बनाते हैं, तो घरों में जो मेथड अप्लाई की जाती है वही देसी विधि होती है। इसमें क्या होता है कि अपन दूध को जो है जनरली हम देसी गांव में देखा होगा कि चूल्हे वगैरह पे गर्म कर देते हैं, जिससे धुआं वगैरह भी जो है दूध में आ जाता है, मतलब उसका फ्लेवर आ जाता है एक तरीके से धुएं का, है ना। तो ये भी एक प्रकार से जो है उसका डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। साथ में ही हांडी में दूध अधिक समय तक यदि हम उसको उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो विटामिन B2 के और विटामिन सी भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है ना। तो ऐसे जो है दूध से बने हुए मक्खन में कभी कभी जो है जली सी गंध आती है। ऐसा लगता है जब हम उसको खाते हैं तो ऐसा लगता है कि मक्खन जल गया है ना। तो उसको हम बोलते हैं कुक्ड फ्लेवर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मक्खन अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कई प्रकार के जीवाणु जो है बर्तन तथा अन्य दूसरी वस्तुओं से प्रवेश कर जाते हैं, है ना। देसी विदेशी यदि अपन बनाते हैं तो, है ना। तो इस प्रकार जो है मक्खन भी कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मक्खन में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण भी इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी खराब हो जाती है, उसका जो है टेस्ट अच्छा नहीं होता है। उसके बाद यदि हम बात करें जामन कैसे कहते हैं। अब जामन क्या है भाई, जामन एक तरीके से स्टार्टर है जिसका उपयोग हम जो है दूध को जमाने के लिए करते हैं, दही बनाने के लिए करते हैं, है ना। तो जामन या स्टार्टर दूध को जमाने के लिए, दही बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम जामन कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जामुन की 4 विशेषताएं बताइए भाई। विशेषताओं के यदि हम बारे में बात करें तो अच्छी किस्म की जामुन की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, जामुन में आवश्यक मात्रा में लाभदायक जीवाणु होने चाहिए। लाभदायक जीवाणु मतलब कौन सा जो बैक्टीरिया होता है जो दही जमाने का काम करता है, लैक्टोबैसिलस। और दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, है ना। तो ये 2 बैक्टीरिया होने चाहिए, ये दोनों ही जो है लाभदायक होते हैं दूध को दही में बनाने के लिए। तो जामुन में होंगे तभी जो है अच्छे से दही जमेगा। उसके अलावा जामुन शुद्ध एवं ताजा होना चाहिए, यानी कि पुराने नहीं होना चाहिए, ताजा होना चाहिए जामुन एक तरीके से, है ना, जिसमें कम मात्रा में जामुन की आवश्यकता होती है तथा दही भी अच्छा जमता है, उसमें अधिक खट्टापन विकसित नहीं हो पाता। यानी कि यदि जामुन ताजा है, अच्छा है, तो फिर वो जामुन से हम जो दही हमारे लिए हम जो दही जमाएंगे वो भी अच्छा टेस्टी फ्लेवर वाला होगा, है ना। उसके बाद है कि जामुन की उपयुक्त मात्रा, मतलब कि दही जमाने के लिए जामुन कितना परसेंट उपयोग में लाया जाता है, तो 2 से 3% उपयोग में लाया जाता है। कितना? 2 से 3%। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि घी का नवीनीकरण क्या होता है भाई। घी का नवीनीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या बात है। ये जो है घी के नवीनीकरण वाली क्या रामायण है। तो सीधी सीधी हम बात करें कि जब हम घी को लंबे समय तक के लिए रख देते हैं या फिर किसी कारणवश वो खराब हो जाता है, तो उसको जो है वापस से नया करना, वापस से उसको सुगंधित बनाना ही जो है घी का नवीनीकरण कहलाता है। और नवीनीकरण के लिए हम कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसमें हम जो है तुलसी का यूज कर लेते हैं, हम नमक का यूज कर लेते हैं, हम जो है यूकेलिप्टिक्स की पत्तियों का यूज कर लेते हैं, तो वापस जो है फ्लेवर्ड हो जाता है, जिससे जो है हमारा घी जो है सही हो जाता है ना। तो यही सब इस पे लिखा हुआ है ना। तो देसी भाषा में पढ़ना है आपको, तुलसी के पत्तियों का भी उपयोग करते हैं हम। ठीक है।
अब हम बात करते हैं मक्खन के संगठन की। तो वही बात है भाई, मक्खन में क्या जो संगठन क्या होता है कि जल जो है 16% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फैट जो है 80% होने चाहिए, प्रोटीन जो है 1%, लैक्टोज 0.5% और मिनरल जो है 2.5% इसमें होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई क्रीम के वर्गीकरण की। तो क्रीम क्या होती है उसके बारे में तो हमने बात कर ली है। क्रीम कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, क्रीम 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है टेबल क्रीम, टेबल क्रीम को हम जो है कॉफी क्रीम भी बोलते हैं, है ना, और इसी को हम लाइट क्रीम बोलते हैं। ठीक है, सीधे खाने वाली क्रीम है। दूसरी होती है व्हिप क्रीम, कौन सी, व्हिप क्रीम। तीसरी होती है हैवी यानी कि गाड़ी, और एक होती है प्लास्टिक। ये 4 प्रकार की क्रीम होती हैं। और इनमें फैट कितना परसेंट होता है, तो टेबल क्रीम में होता है 20 से 25% फैट, और व्हिप क्रीम में होता है 25 से 45, कितना, 25 से 45%। हैवी में होता है 45 से 65%, और प्लास्टिक में होता है 65 से 85% फैट। बस ये याद कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, बस ये हो गया आपका टॉपिक, है ना। ये 4 नंबर का टॉपिक है, 1 नंबर के एमसीक्यूज आएगी, 3 नंबर के जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा थ्योरी बेस, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं हमने कवर किए हैं, है ना। तो अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है, एग्जाम पास आने वाला है, पास आ ही गया है लगभग, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। अच्छे से अपनी पढ़ाई रखो, कंटिन्यू रखो, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।